मीना अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। मीना के घर के हालात बहुत ही नाजुक थे। मीना की माँ अब अक्सर हमेशा बीमार रहा करती थी। मीना के पिता के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उसी पर ही उनका गुजारा होता था। मीना भी अच्छे से सिलाई काम करके अपने घर के खर्चों में अपना हाथ बटाती। वैसे तो मीना बहुत ही अच्छी सिलाई कामगार थी। मीना की माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। घर में डॉक्टर आते, दवाइयाँ देते, कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते, किंतु किसी का भी असर नहीं हो रहा था और अंततः कला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब मीना के ऊपर का माँ का साया खो चुका था। अब मीना का इस दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई और भी नहीं था। इधर मीना के पिता भी मीना की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। एक दिन वो खेत में बैठे थे, तभी उसका दोस्त आता है। क्यों भाई रघु, बहुत ही परेशान दिख रहे हो? भाभी की जाने की खबर सुनी, बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारी बेटी मीना ही तुम्हारा सहारा है। हाँ भैया, अब मीना की भी उम्र शादी की हो गई है। मुझे तो उसकी शादी की ही चिंता सताती है। हाँ रघु, तुम्हारी परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है, किंतु तुम्हारी बिटिया तो भी दिखने में बहुत सुंदर है और उसे अच्छी सिलाई भी आती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे परेशान मत बेटा करो। किंतु अब रघु को मीना की शादी की चिंता कुछ ज्यादा ही सताने लगी थी। इसलिए रघु अपनी खेती में जी तोड़ मेहनत करता था, किंतु उसी से भी उनका गुजारा नहीं होता था। रघु की पत्नी कला की दवाइयों का खर्चा इतना हो गया था कि लोगों के उधार लिए हुए पैसे भी समय पर वो दोनों दे नहीं पा रहे थे। इसी चिंता में मीना और रघु हमेशा रहते थे। अब रघु दूसरों की खेती में जाकर भी मोल मजूरी करने लगा था। बाबा, आप इस उम्र में इतना काम कर रहे हो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने अभी अभी अपने माँ को खोया है, अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। नहीं मीना बेटा, कुछ नहीं होगा मुझे। अभी तो मुझे मेरी प्यारी बिटिया का ब्याह भी तो करना है। लो बाबा, आप फिर से शुरू हो गए। मैंने आपको कहा था ना, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मैं अब शादी नहीं करूँगी। इस तरह जब भी रघु शादी की बातें निकालता, मीना तुरंत नकार देती थी, क्योंकि मीना को अपनी घर की परिस्थिति का अंदाजा अच्छी तरह था। सिलाई करते समय भी यही विचार मीना के मन में रहता था। अरे ये ब्लाउज तो मुझसे खराब हो गया, अब ये कैसे ठीक करूँ मैं? मीना कुछ ट्रिक लगाकर वैसे ही वो ब्लाउज ठीक करती है और जैसा बताया है उससे थोड़ा अलग डिजाइन बन जाता है। मीना को थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि वो कस्टमर भी नया था और वो बहुत ही अमीर था। वो कस्टमर ब्लाउज लेने के लिए आ जाता है। बहन जी, मैंने जो आपको ब्लाउज दिया था सिलाने के लिए, वो पूरा हो गया क्या? मीना थोड़ा डरते हुए, हाँ पूरा हो गया है। मीना वो ब्लाउज देती है। मीना अंदर से पूरी तरह घबरा गई थी। अरे, ये तो डिजाइन थोड़ी अलग दिख रही है। हाँ, वो मैंने आपके बताई हुई डिजाइन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, माफ कर दीजिए। अरे वैसे कुछ नहीं, मुझे तो ये डिजाइन बहुत ही पसंद आ गई है। ये डिजाइन बिल्कुल भी यूनिक और अलग है। आज की पार्टी में तो सारी महिलाओं की नजर मेरे ऊपर ही रहेगी। नेहा अपना ब्लाउज लेती है और मीना को पैसे देती है। ओ मैम, आपने थोड़े ज्यादा पैसे दिए हैं। हाँ रहने दो, तुमने बहुत अच्छा ब्लाउज सिलाया है, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट। अगले दिन सुबह नेहा वापस आती है। क्या हुआ मैम, ब्लाउज में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं, कल मेरा ब्लाउज सबको बहुत पसंद आ गया, इसलिए मेरी सहेली ने तुम्हें उसके बुटीक पर यानी गारमेंट में बुलाया है। वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। मैं एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ जाकर उसे मिल लेना। मीना बहुत खुश होती है और अगले दिन ही वहाँ उसे मिलने के लिए जाती है। मैम, ओ नेहा मैम ने मुझे कहा कि आपने मुझे बुलाया है। मैं हूँ मीना। हाँ, मैंने कल पार्टी में उसका ब्लाउज देखा। तुम तो बहुत यूनिक डिजाइन बनाती हो। क्या तुम मेरे साथ यही काम करना चाहती हो? मैं तुम्हें महीने का 10,000 रुपए दूंगी। मीना को भी पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मीना भी हाँ कहती है और वही काम करने लगती है। मीना वही पूरी लगन और मेहनत से काम करती थी। वो कई दिनों में बहुत नए नए डिजाइन बनाना सीख जाती है।
उसके सिलाई में तो जादू था। सब लोगों को उसने सिलाई हुए ड्रेस बहुत पसंद आ रहे थे। अरे ये तो ड्रेस बहुत अच्छा है, मॉडर्न एंड पुराने जमाने की कॉम्बिनेशन है। हाँ, इनसे मिलिए, ये है मीना, हमारे गारमेंट की एक बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार कारागार। एक छोटे से गांव में रहती थी, अब यहाँ आई है, किंतु इनके हाथों में तो जादू है जादू। कौन सा भी कपड़ा इसके हाथों में आ जाए तो उसमें जीवन लाने का काम वो करती है। इस तरह मीना की गई तारीफ उनके स्टाफ गर्ल में एक गर्ल पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन उसने सुना, अगले महीने मुंबई में बहुत बड़ा फैशन का एग्जीबिशन होने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे गारमेंट के प्रतिनिधित्व के रूप में मीना को ही जाना चाहिए। तुम ऐसे सोच रही हो तो मुझे भी कोई एतबार नहीं होगा। हमारे स्टाफ में उससे ज्यादा टैलेंटेड कारागिर भी तो नहीं है। ये सब बातें पूजा सुन रही होती है। उस दिन शाम सब घर जाते हैं, किंतु पूजा वहीं रुक जाती है और मीना के डेस्क के पास जाकर मीना ने सिलाए हुए कस्टमर के कपड़े खराब करती है। किसी के ऊपर इंक डालती है तो किसी को बीच में ही सिलाई लगाती है। अगले दिन जब कस्टमर कपड़े लेने के लिए आ जाता है तो मीना उसे कपड़े देती है और इंक गिरे हुए अनफिट कपड़े देखकर कस्टमर मीना के ऊपर चिल्लाता है। मीना की मालकिन वहाँ आ जाती है। क्या शोर चल रहा है, क्या हो गया? देखो ना, अपने कामगार ने मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया। ये मेरे शादी के कपड़े थे। एक सब कपड़े तो खराब हो गई, अब क्या करूँ मैं इन कपड़ों का? ये लो तुम्हारे पास ही रखो। मैम, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मालूम नहीं ये कैसे हो गया। किंतु मीना की कोई भी वहाँ नहीं सुनता और मीना को काम से निकाल दिया जाता है। मीना निराश होकर घर आ रही होती है, तभी वो एक ऐड देखती है। मुंबई में कपड़ों का एग्जीबिशन होने वाला था। मीना के मन में फिर एक बार उम्मीद की नई किरण जग जाती है। मीना मन में ही संकल्प करती है, माँ, आज मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। तभी उसके ध्यान में आता है, रात को तो मैंने चाबी पूजा के पास दी थी और पूजा ही रात को रुकने वाली थी। वो कह रही थी कि मेरा कुछ काम है इसलिए मैं रुक रही हूँ। ओह, ये सब पूजा ने किया है। अब मीना की सब ध्यान में आ गया था। भगवान हर किसी को अपने किए की सजा देता है। मुझे अब मेरा सारा ध्यान उस एग्जीबिशन पर लगाना चाहिए। मीना तुरंत बाजार जाती है। उसके पास जितने भी पैसे थे उसी में से एक सुंदर सा कपड़ा वो लेकर आती है और दिन रात एक करके कुछ यूनिक, अति सुंदर, पारंपरिक डिजाइन का एक सुंदर सा लहंगा सिलाकर तैयार करती है। अपने पिता का आशीर्वाद लेती है और एसटी से मुंबई के लिए रवाना होती है। एग्जीबिशन के स्थल पर वो एक दिन पहले ही पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि वो जहाँ काम कर रही थी उसकी टीम भी वहाँ आई है और उसका प्रतिनिधित्व पूजा ही कर रही है। पूजा मीना को देखती है और कहती है, अरे मीना, तुम यहाँ? ये तो अमेरिका फैशन एग्जीबिशन है। तुमको आईने में तो देखा है ना? यहाँ तुमने बनाए कपड़ों को कोई भाव नहीं देगा। यहाँ लाखों लाखों रुपए के कपड़े एग्जीबिशन में लोग लेके आते हैं और तो आ गई होगी कहीं ठेले के ऊपर का कपड़ा उठाकर सिलाई करके। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी बेइज्जती होने से पहले तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये सब लोग तुम्हें धक्के मार कर ही निकाल देंगे। तो मीना का आत्मविश्वास दृढ़ होता है। वो अपना आत्मविश्वास ढलने नहीं देती और वही रुकने का निर्णय लेती है। रात के समय होटल में रहने के लिए मीना के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मीना वही पास वाले बगीचे में रुक जाती है और अगले दिन सुबह मीना अपने सिलाई हुआ लहंगा लेकर वही एग्जीबिशन के स्थल पर पहुंच जाती है। वहाँ मीना अपने सिलाई हुआ लहंगा एग्जीबिशन में लगाती है। तभी पूजा भी अपना सिलाई हुआ लहंगा एग्जीबिशन में लगाती है। लोगों का आना जाना शुरू होता है। लोगों को मीना ने बनाया हुआ लहंगा बहुत ही पसंद आ रहा था। पूरे एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा महंगी बोली मीना के ही लहंगे पर लगाई जा रही थी। ये सब देखकर मीना बहुत ही खुश हो रही थी। दूसरी ओर पूजा की तरफ से लगाया हुआ लहंगा कोई देख भी नहीं रहा था। ये सब देखकर पूजा बहुत ही खजिल हो रही थी। आखिरकार मीना ने सिलाया हुआ लहंगा पूरे एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा महंगा बिक जाता है, पूरे 20 लाख रुपए। मीना ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत और लगन इतना बड़ा फल उसे देके जाएगी।
मीना अब बहुत खुश थी। तो दूसरी ओर पूजा का चेहरा देखने जैसा हो गया था। उसने सिलाई हुआ लहंगा तो अभी तक किसी ने खरीदा भी नहीं था। मीना ने पूजा के पास जाकर कहा, ए देखो पूजा, भगवान सबको अपने कर्मों का फल देता है। तुमने मेरे साथ जो किया इसका फल तो तुम्हें मिलने ही वाला है। अब तुम्हारे ऐसे खराब परफॉर्मेंस के कारण मैम खुद ही तुम्हें काम से निकाल देगी। पूजा को अपने किए पर अब बहुत पछतावा था। अब मीना को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे थे। मीना एक अपना खुद का गारमेंट ओपन करती है। मीना अब बहुत अमीर बन गई है, किंतु उनके पैर जमीन पर ही है और वो अपने पिता के साथ बहुत खुश है।